Yeah.
क्लास गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन वी स्टार्ट? आई होप कल का लास्ट लेक्चर जो भी था वो आपने अच्छी तरह से स्टडी किया होगा अबाउट द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में, जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिलरी एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत, जिसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूं। पर आज हम लोग कैपिलरी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कैपिलरी के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैपिलरी एक्शन के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइज ऑफ लिक्विड। आई थिंक अगर आपको अच्छी तरह से याद होगा तो मैंने बहुत पहले आपको ये समझा दिया था कि किस तरह से जो पानी है या जो भी फ्लूइड है वो कैपिलरी में ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है। ठीक है, हमने बातचीत पहले ही कर ली। ठीक है, अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इसको हम फॉर्मूला बेसिस पे कैसे देखेंगे। ठीक है, उसके लिए लेट अस मेक अ पहले कैपिलरी। पहले हम एक कैपिलरी बना लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये मैंने एक कैपिलरी बनाया ऐसा। ठीक है, अब जो कैपिलरी आप देख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस बढ़िया। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि कैपिलरी में पानी जो है वो ऐसा दिख रहा है। ये आपके कैपिलरी के अंदर का पानी, आप देख सकते हैं पानी ने ऐसा शेप क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऊपर पानी क्यों चढ़ रहा है? ऊपर पानी इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि हर तरफ से सरफेस टेंशन नाम का एक टैंजेंशियल फोर्स लग रहा है। एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, राइट? तो कैसा फोर्स लग रहा होगा? टैंजेंशियल सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगता है? ऐसे लगता है। ये है आपका सरफेस टेंशन। यहां पे कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे। ये है आपका सरफेस टेंशन। कोई और कलर से बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात क्लियर की थी, सरफेस टेंशन जब भी लगेगा तो वो टैंजेंशियली लगेगा। ये लगा आपका सरफेस टेंशन ऐसे, टी। यहां पे सरफेस टेंशन कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। ये लगा आपका सरफेस टेंशन टी। ठीक है, अब हमें यह डिसाइड करना है कि पानी कितना ऊपर चढ़ सकता है। यानी कि हम बताना चाहते हैं हाइट ऑफ राइस ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला। ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में वापस एक चीज लिख देता हूं। सरफेस टेंशन एक्ट्स टैंजेंशियली, ये मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था, अभी वापस लिख रहा हूं, गलतियां मत करना। ठीक है, अब क्या? अगर मैं इस सरफेस टेंशन को रिजॉल्व करूं बाय टेकिंग दिस पर्टिकुलर एंगल एज थीटा एंड बाय टेकिंग दिस पर्टिकुलर एंगल एज थीटा, तो किस तरह से रिजॉल्व होगा? इस तरह से रिजॉल्व होगा। ऊपर की तरफ एक चीज लगेगी ऐसा, इधर एक एरो जाएगा ऐसा।
ऊपर की तरफ एक एरो जाएगा ऐसा, इधर एक एरो जाएगा ऐसा, ठीक है, ये आपका टी। आप जरा इसको रिजॉल्व करो, ये कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा। धीरे धीरे आराम आराम से चीजों को समझो, बेटर समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस थोड़ा डायग्राम के मामले में अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। एक काम करते हैं, यहां तक पानी ऊपर चढ़ चुका है ऐसा मान लेते हैं, और इसको हम हाइट h मान लेते हैं कि पानी इतना ऊपर चढ़ चुका है। वी टेक दिस एज हाइट h। एक और काम करते हैं, इसका जो रेडियस है उसको हम r मान लेते हैं। तो रेडियस को हमने मान लिया r, हाइट को हमने मान लिया h, ठीक है, बढ़िया। सरफेस टेंशन यहां पे टेंजेंशियली लगा, यहां पे टेंजेंशियली लगा, यहां पे उसने थीटा एंगल बनाया, यहां पे थीटा एंगल बनाया, ये इसके पहले के दो रिजॉल्विंग। और आपको अगर रिजॉल्विंग पता होगा तो यू नो इट वेरी वेरी वेल कि अगर ये आर वेक्टर है, थीटा प्लस, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो अगर आपको पता होगा तो ये कंपोनेंट बनता है आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट बनता है आर साइन थीटा। तो आप देख सकते हो थीटा वाला कंपोनेंट मैंने टी कॉस थीटा लिखा, दूसरा वाला मैंने सी टी साइन थीटा लिखा, यहां पे वापस टी कॉस थीटा, यहां पे वापस टी साइन थीटा। अभी तक का डायग्राम क्या आपको समझ में आ चुका है? बोलिए, क्या अभी तक का डायग्राम एवरीबॉडी इज ओके विद द डायग्राम टिल नाउ? एनी डाउट्स? अभी तक के डायग्राम में एनी डाउट्स? आगे बढ़े। ठीक है, अगली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि मैं यहां पे एक नीचे की तरफ एरो मार्क बना सकता हूं ऐसा, और यहां पे लिख सकता हूं मैं W। W यानी कि क्या? W यानी कि आपका वेट ऑफ द लिक्विड। और अगर कभी बचपन में आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वेट हरदम ऑलवेज एक्ट्स कहां होता है? डाउनवर्ड्स होता है। तो ये जो पानी है उस पर्टिकुलर इसके अंदर, मतलब इस कैपिलरी के अंदर जितना पानी है उसका वजन है जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम देख के आपको पूछना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक डाउनवर्ड्स फोर्स लग रही है जो कि आपको W की तरह दिखाई दे रही है, यानी कि वजन, यानी कि वेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है तो आपके पास उसका जवाब क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स तो W लग रही है, अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? कमान, 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 आंखें खाली ऊपर देखनी है, बस देख के बताना अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, जल्दी। कितने लोग बोलते हैं 2t cos थीटा? कितने लोग बोलते हैं 2t cos थीटा? कमान, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है।
ध्यान से बात को समझना है, अच्छी तरह से यहां पे देखना है और समझना है, ठीक है। आप जो कैपिलरी देख रहे हो वो कुछ इस तरह से है। द कैपिलरी व्हाट यू आर सीइंग, उसका इस तरह से कुछ सामने से मुंह है, और आप जो दो फोर्सेस देख रहे हो वो आप यहां पे देख रहे हो। ये देखो, इस कोने पे आपको दिखा टी कॉस थीटा, और इस कोने पे आपको दिखा टी कॉस थीटा। मुझे कल एक बात बताओ, क्या पानी सिर्फ दो कोने से ऊपर चढ़ रहा है कि हर जगह से ऊपर चढ़ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? द वॉटर इज एक्चुअली कमिंग अप फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द कैपिलरी। ऐसा ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। देखो देखो जरा ध्यान से, और गलती समझो। हमको बनाते वक्त सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो फोर्सेस ऊपर जा रही हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पानी इसके चारों तरफ से ऊपर चढ़ रहा है। ये देखो, चारों तरफ से। तो हर जगह पे आपको टी कॉस थीटा नाम की फोर्स मिलेगी। मतलब ऊपर वाली जो फोर्स है वो पूरी की पूरी हर जगह पे आपको टी कॉस थीटा मिलेगा। तो आप जानते हैं ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है? ऊपर टोटल फोर्स लग रही है टी कॉस थीटा इंटू 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सिलेंडर, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ दैट कैपिलरी। गलती समझ में आई? सब लोग यहां पे अपवर्ड फोर्स लिखते हैं 2t cos थीटा। 2t मतलब कैसे, दो ही फोर्स ऊपर जा रही है क्या? नहीं, बहुत सारी फोर्सेस ऊपर जा रही हैं, पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर फोर्स लग रही है। क्या बोलते हो? कितने लोग को ये बात समझ में आई? डन। क्या आपको समझ में आ रहा है? टी साइन थीटा तो टी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, टी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टी साइन थीटा नाम की फोर्स का कोई भी अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई देगा तो सिर्फ ऊपर वाली फोर्सेस, और वो ऊपर वाली फोर्सेस मिला के कितनी है? टी कॉस थीटा इंटू 2πr। डन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने कभी बचपन में 11th स्टैंडर्ड में कभी लॉज ऑफ मोशन अगर पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं अपवर्ड फोर्सेस को इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, इसको माना जाता है कौन सा कंडीशन? इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है इसको। ऐसा स्टेट जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाए, तब हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही थी? अपवर्ड फोर्स लग रही थी टी कॉस थीटा इंटू 2πr। डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? डाउनवर्ड फोर्स लग रही है डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि आपका वजन, बराबर टी कॉस थीटा इंटू 2πr। वजन को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे बढ़िए, टी कॉस थीटा इंटू 2πr, मास को लिखा जा सकता है क्या? जैसे कि डेंसिटी को लिखा जा सकता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पुटअप कीजिए, वॉल्यूम डेंसिटी जी बराबर टी कॉस थीटा इंटू 2πr बराबर, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? वॉल्यूम हो सकता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम याद रखे, वॉल्यूम आप सिलेंडर का लिख रहे हैं,
पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, बचपन में सिखाया जाता है। आई होप इतनी इतनी छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होंगी, बराबर। ठीक है भाई, तो क्या यहां से अब हम एच निकाल सकते हैं, पर पहले थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहां से आर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। एच का फॉर्मूला कितना आएगा यहां से? 2t cos थीटा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय एच रो जी, आ गया आपके हाइट का फॉर्मूला। मैंने कहा डेरिवेशन बहुत सिंपल है। आप अगर यहां से टेंशन निकालना चाहते हैं, सरफेस टेंशन, वो हो जाएगा आर रो जी। सरफेस टेंशन अगर निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा क्या? आर रो जी एच अपॉन 2 cos थीटा, बराबर। ऊपर से एक बार चेक कर लीजिए, डायग्राम पहले अच्छे से घूर लीजिए। अगर आपको डायग्राम में जरा सी भी प्रॉब्लम होगी तो आगे का कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए डायग्राम पहले ठीक ठाक कर लो। नीचे आपका वजन, ऊपर टी कॉस थीटा नाम की दो फोर्सेस दिखती हैं, पर एक्चुअल में दो नहीं है, बहुत सारी है, यानी कि 2 पाई आर वाली फोर्सेस है, बराबर। उसके बाद आपने सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर किया। अगर कभी 11th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आई होगी। नहीं पढ़ा है तो इंटेंसिटी बैच में लॉज ऑफ मोशन करेंगे हम लोग, तब हमें उसमें चीज में समझ में आ जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स हम लोगों ने कर दी, सिर्फ पुटअप किया है। वेट की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास की जगह पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह पे पाई आर स्क्वायर एच, कैंसिल आउट, फाइनल आंसर हाइट आ गया। हाइट आ गया मतलब थोड़ा इधर उधर किया, सरफेस टेंशन आ गया। फटाफट गिव मी यस और नो, समझ में आता है तो यस और नो बोलने में कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। मामूली सी चीज थी, कुछ बड़ी चीज नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे लोग, स्पेशली आई थिंक अभिषेक कह रहे हैं कि सर आफ्टरनून में आप लेक्चर रखिए, है ना। देखिए मुझे आफ्टरनून में लेक्चर रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चों का स्कूल हो रहा है, इसलिए हमने मॉर्निंग को क्लोज किया। आज मैंने सामने से मैसेज किया था कि क्या हम 3 PM को लेक्चर रख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि नहीं 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 नहीं, हमारा स्कूल है, कॉलेज है एंड ऑल दैट, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग कि कोई एक बढ़िया टाइमिंग हो जाए, पर आई थिंक अभी जो टाइमिंग है, या फिर 6 PM वाला टाइमिंग हो या 8 PM वाला टाइमिंग हो, है ना, तो आई थिंक यहां तक तो सब लोग फ्री फ्री हो जाते हैं ना, है ना, है कि नहीं। 6 PM अभिषेक, हम लोग आपके हिसाब से नहीं चल सकते, हमें सबको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। आई अंडरस्टैंड आपका कुछ पर्सनल इशू होगा या आपका कुछ और होगा तो आप 8 PM के लिए मना कर रहे हैं, बट बाकी सब लोगों को भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अब मैंने सामने से 3 PM का मैसेज डाला था, बट बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मना किया, तो फिर मैंने टाइमिंग चेंज कर दी, ठीक है। आई विल ट्राई अभिषेक, आई विल ट्राई, क्योंकि कैसा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ उड़ान का ही शेड्यूल नहीं होता है हमारे पास, मेरे पास और भी बाकी बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबका टाइमिंग इवनिंग में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, बट स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पर डे कोई ना कोई लेक्चर तो पक्का हो, लाइक उड़ान या फिर इंटेंसिटी। आप देख सकते हैं उड़ान या इंटेंसिटी में से एक लेक्चर तो आपको पर डे मिल ही रहा होगा, भले वो फिजिक्स हो, भले वो मैथ्स हो, भले वो कभी कभी दोनों मिल रहा है। तो ट्राई कर रहे हैं एडजस्ट करने का, ठीक है, हो जाएगा, बस थोड़ा कॉपरेट करिए आप लोग भी, ठीक है। अगर थोड़ा भी कुछ आपका प्रॉब्लम है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कोऑपरेट एंड थोड़ा अच्छे से करें, है ना।
कॉलेज में हॉल टिकट के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। यस अभिषेक, करेंगे, थोड़ा जल्दी करने का जरूर ट्राई करेंगे। मॉर्निंग में लेक्चर क्यों नहीं हो रहा है गायत्री? आई सेड मॉर्निंग में लेक्चर इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग का मॉर्निंग कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़िया, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, किसके बारे में? फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, सब लोगों का ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा हूं मतलब मैं टॉपिक के फ्लो में हूं। टॉपिक के फ्लो में मैं बीच में रुका के कुछ और नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वो सर बोर्ड्स का पेपर कब है? पता नहीं बोर्ड्स का पेपर कब होगा, अभी तक से सिर्फ जेई का ही और आई थिंक नीट का ही अभी तक से आया है कि कब कब होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड्स इन मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर कभी भी आपको कोई फ्लूइड बहता हुआ दिखाई दे, मोशन में दिखाई दे, तो वो फ्लूइड दो तरीके से फ्लो कर सकता है। एक जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, और एक जब फ्लो करता है उसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक और नाम होता है, इसको कभी ना कभी लैमिनार फ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो? ठीक है, जब भी आप स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे तो पानी बहुत ही आराम से फ्लो होता है। आराम से मतलब आपको बहुत ही शांत बहता हुआ पानी जो दिखेगा अगर कभी, वो उसका नाम स्ट्रीमलाइन या लैमिनार होता है। टर्बुलेंट फ्लो में पानी बहुत ही तेजी से फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो का पानी पहचानने के बहुत तरीके हैं। पानी मटमैला हो जाता है, यानी मिट्टी के कलर का पानी अगर दिख गया तो वो टर्बुलेंट कैटेगरी में आ जाएगा। पानी में अगर झाग पैदा हो रहा है टर्बुलेंट में आ जाएगा। पानी में अगर भंवरा पैदा हो रहा है, भंवरा समझते हैं सब लोग को? यू अंडरस्टैंड भंवरा? लाइक गोला गोल गोल ऐसे पानी घूमता है। यस, टॉर्नेडो टाइप, वो एयर टॉर्नेडो टाइप दिखता है ना? पानी टर्बुलेंट है। मतलब सिंपल सा अगर मैं फर्क आपको बताऊं तो यहां पे पानी की स्पीड, यहां पे पानी की स्पीड बहुत ही स्लो होती है और यहां पे पानी की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। इन दो कैटेगरीज में हम पानी के फ्लो को डिवाइड करते हैं। ठीक है, what you have to understand is that, what you have to understand is that कि हम स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में कितने चीजों को हम ये कर सकते हैं, मतलब हम लोग स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में क्या क्या डिफरेंशिएट ला सकते हैं, जरा उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। जस्ट अ मिनट, एक पिक की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट क्लास। ओके, यस यस, भंवरा आने में भी फिजिक्स ही लगता है ना बेटा। भंवरा कब बनता है? जब पानी की स्पीड कुछ ज्यादा ही हो जाती है और वो स्पीड उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करने लग जाती है, तो फिर आपका भंवरा बनना चालू हो जाता है। हर चीज के पीछे फिजिक्स है। ठीक है सर, आपने ये फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में?
स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो? हाँ, ठीक है। तो फिर अभी एक्सप्लेन नहीं करूं, आगे बढ़ूं क्या फिर? मैं सोच रहा था ये थोड़ा ये एक टेबल एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, चलेगा? इतना टेबल देख लेते हैं, इस टेबल में हमको समझ में आ जाएगा स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच का फर्क क्या है, बस इतना। ये टेबल बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? चलिए, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड बी पेइंग अटेंशन। पढ़ते हैं कि हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो का पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है। द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड with velocity smaller than certain critical velocity, limiting value of velocity, is called streamline or laminar flow. पहली ही चीज में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने को मिली, वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। हरदम याद रखें कि जब भी आप दो चीजों को बांटते हैं, आप बोलते हैं कि पानी स्ट्रीमलाइन में है या टर्बुलेंट में है, तो यह बहुत ही जरूरी है कि आप एक ऐसी वैल्यू डिसाइड करें कि समझो इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा अगर पानी फ्लो करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर पानी की स्पीड ज्यादा हुई तो उसको टर्बुलेंट बोला जाएगा, और अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से पानी की स्पीड कम हुई तो उसको स्ट्रीमलाइन बोला जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वैल्यू है जो डिसाइड करती है कि पानी टर्बुलेंट कैटेगरी में जाएगा कि स्ट्रीमलाइन कैटेगरी में जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वैल्यू है जो ये डिसाइड करता है कि पानी टर्बुलेंट कैटेगरी में जाएगा कि स्ट्रीमलाइन कैटेगरी में जाएगा। क्या ये बात सब लोग को समझ में आए? क्रिटिकल वेलोसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी? पक्का? ठीक है, पढ़ू अभी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो अपने को। स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी। देखा, अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो आप स्ट्रीमलाइन कैटेगरी में आओगे। तो यहां पे क्या है? द इररेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। सो आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो आप स्ट्रीमलाइन में हो, ज्यादा है तो आप टर्बुलेंट में हो। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है वो। इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, पानी एक समान जैसा फ्लो होता है, एक समान, हर जगह पे पानी की वेलोसिटी एक जैसी होगी। पर टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब पानी कहीं पे बहुत तेज फ्लो हो रहा है, कहीं पे आराम से फ्लो हो रहा है, कहीं पे कर्व है, कहीं पे भंवरा बन रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए टर्बुलेंट में हर एक जगह पे पानी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट, टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर ऑलवेज पैरेलल। हाँ, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रीमलाइन का। पानी एक दूसरे को काटता नहीं है स्ट्रीमलाइन में, काटता नहीं है मतलब पानी की जो, ऐसा समझो पानी की जो लहरें हैं या पानी की जो लाइंस है वो एक दूसरे के आराम से ऐसे पैरेलल ही जाती हैं। पर टर्बुलेंट में क्या होगा? कोई किधर भी जा रहा है, ये टर्बुलेंट चल रहा है। सो टर्बुलेंट में क्या बोलता है? इन टर्बुलेंट फ्लोस एट सम पॉइंट्स द फ्लूइड मे हैव रोटेशनल मोशन व्हिच गिव राइज टू एडीज। वो जो अपन भंवरा बोल रहे थे ना, भंवरा, उसको एडीज बोलते हैं, एडीज। ठीक है, पानी में जो भंवरा बनता है ना ऐसा ऐसा, उसको क्या बोलते हो आप? एडीज। तो रोटेशनल मोशन होता है जिसके वजह से एडीज पैदा होते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी assumed to be divided into number of plane layers. In a flow of liquid through a pipe of uniform cross sectional area, all the streamlines will be parallel to the axis of the tube. Actually fourth point में आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो आपको थर्ड पॉइंट बोला वही सिमिलर फोर्थ पॉइंट है, बस थोड़ा ज्यादा इंग्लिश में बोला और कुछ नहीं बोला। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब है कि आपके जो स्ट्रीमलाइन फ्लोज होते हैं, यानी कि जो पानी होता है, वो उसकी हर एक लेयर एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, बस इतना आपने याद रखना है। अ फ्लो ट्यूब लूजेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन। मतलब क्या?
अगर कोई पानी एक ट्यूब से फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए ये आपका ट्यूब है, ठीक है, दिस इज योर ट्यूब, ठीक है। अब अगर कभी आप इसमें से भी लैमिनार फ्लो या आप टर्बुलेंट फ्लो बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो पानी की लेयर्स होंगी वो एक दूसरे को पैरेलल होंगी, अगर वो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार है। पर अगर वो टर्बुलेंट है तो इसके अंदर भी वो टर्बुलेंट जैसा ही बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कभी आपको बताऊं तो आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू अ मॉल, जहां पे जिस नल से पानी आता है ना, वो पानी इतना स्मूथली आपके हाथ पे गिरता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली द ऑटोमेटिक जो पानी होता है, इसके सेंसर्स होते हैं जिसके नीचे अगर आपने हाथ डाल दिया तो पानी ऑटोमेटिकली गिरता है। पर वो पानी जब आपके हाथ पे गिरता है ना, तो ऐसा लगता है वाओ क्या पानी गिरा है। वही अपने घर का नलका देख लो कभी, अपने घर के नलके से जब पानी गिरता है तो स्पीड देखिए, घर के नलके से पानी गिरने की स्पीड देखिए। विल यू कॉल इट एज लैमिनार? स्पेशली जब घर पे ना नलके में पानी आता है, घर में जब नलके में पानी आता है ना, हैव यू सीन दैट थिंग? जब समझो पानी नहीं आ रहा और पानी आता है, पानी कैसे गिरता है, खच 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 खच, ऐसा करके पानी गिरता है। हैव यू सीन दैट थिंग? हाँ, वो टर्बुलेंट हो गया, वो टर्बुलेंट हो गया। अब क्या होता है पता है क्या? कुछ फर्क नहीं है, मैं आपको बता, आप आपके घर के नलके को भी स्ट्रीमलाइन बना सकते हो। क्या होता है पता है क्या? आपके जो घर के नलके हैं और जो मॉल के नलके हैं ना, नलके बोल रहा है, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नलके? टैप्स, टैप्स, ठीक है। उनके ना नीचे, वो जो नल होते हैं ना, उनके नीचे एक ऐसी चक्री लगी होती है, सिर्फ एक ऐसा चक्री लगा होता है, ठीक है। अपने किचन में भी आप ऐसा कर सकते हो, कहीं पे भी आप कर सकते हो। ये चक्री के ऊपर जब पानी गिरता है ना, तो ये चक्री क्या करती है, पानी घूमती है, ये चक्री ना ऐसी घूमती है, और उसके घूमने की वजह से पानी की रफ्तार कम हो जाती है। और जब ये चक्री घूमती है और पानी की रफ्तार, इस पे गिरने के बाद पानी की रफ्तार कम हो जाता है, तब इससे पानी जो गिरता है ना, बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है वाह, उसके नीचे अपन हाथ ही रख ले। पूरा कमाल ये चक्री का है, पूरा कमाल ये चक्री का है। किसी को समझ में आया वो ऐसा क्यों होता है? पानी की रफ्तार कम करने के ऊपर सब कुछ चीज डिपेंड है। किसी ने देखा है क्या ये चक्री? किसी के है किचन में? अरे लगाते ना अपन, देखा है? हाँ, क्या करता है चक्री? ये चक्री सिर्फ पानी की रफ्तार को कम करता है। यस, आपके घर के नल में भी आपको टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने के लिए मिलेगा। डन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आई होप दिस टेबल इज क्लियर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली चीज जो हम समझ रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी को, ठीक है। we'll be अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल वेलोसिटी इन मोर डिटेल। तो अगला जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, अच्छी तरह से बात समझना, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। नंबर्स नहीं है, नंबर है, एन, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, वीसी बराबर आर एन ईटा अपॉन रो डी। ये फॉर्मूला कहां से आया उसको अपन अभी फिलहाल सोचेंगे नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले में
कौन सी चीज क्या है, जरा मैं वो आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। वीसी जो है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है। आर एन जो है उसको रेनॉल्ड्स नंबर बोला जाता है। ईटा, इसको कैसे पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो ईटा, इसको बोला जाता है कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोला जाता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और इसको बोला जाता है डायामीटर ऑफ ट्यूब। अच्छी तरह से बातें समझना, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब इसमें से आपको क्या क्या चीज समझने लायक है, जरा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए। क्या मुझे किसी को डायामीटर ऑफ द ट्यूब समझाने की जरूरत है? नहीं, आप समझते हैं कि ट्यूब का डायामीटर मतलब आपके पाइप का डायामीटर कितना होगा, उसको अपन डायामीटर ऑफ द ट्यूब बोल रहे हैं, ठीक है। क्या किसी को डेंसिटी ऑफ द लिक्विड समझने में प्रॉब्लम है? नहीं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आप जानते हैं, लिक्विड कितना डेंस है, हनी है कि पानी है कि ऑयल फ्लो कर रहा है, ये सब चीज तो आप अच्छी तरह समझते हैं। हो सकता है ये ईटा नाम की चीज आपने पहली बार देखी हुई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हो सकता है ये आपने पहली बार देखा हो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या है? तो इसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। चलो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है आपके लिक्विड स्लैश फ्लूइड का थिकनेस, इन शॉर्ट उसका गाढ़ापन, गाढ़ापन। एग्जाम्पल, हनी इज more viscous than water. What does that it mean? कि हनी का गाढ़ापन पानी से ज्यादा है, पर अगर हनी का गाढ़ापन पानी से ज्यादा है तो हनी फ्लो नहीं कर सकता, पर पानी बहुत अच्छी तरह से फ्लो कर सकता है। मतलब जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा उसका फ्लो करने का नेचर कम होगा, और जिसका विस्कोसिटी कम होगा उसका फ्लो करने का नेचर बहुत अच्छा होगा। और एक एग्जांपल, इंजन ऑयल। कभी अगर बाइक या स्कूटी या किसी का इंजन ऑयल चेंज कराने के लिए गए होंगे तो जो मैकेनिक होता है वो ऑयल को टच करके चेक करता है। आपने देखा वो उंगली पे ऑयल को लेता है, ऐसे ऐसे उंगली पे ऑयल को ऐसे टच करके चेक करता है। कितने लोग ने, बॉयज ने स्पेशली देखा ही होगा, आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स। ऑयल में ऐसा वो उंगली डालता है और ऐसा चेक करता है वो ऑयल को। मैकेनिक ऐसे ऑयल को चेक करता है। क्या चेक कर रहा है वो, उसको क्या समझता है? yes, he is actually checking about the viscosity of your क्या, ऑयल। और वो ऑयल की विस्कोसिटी क्यों चेक कर रहा है, वो ऑयल का गाढ़ापन क्यों चेक कर रहा है? उसको ऑयल के गाढ़ेपन से क्या लेना देना है मैकेनिक को? अगर आपका ऑयल गाढ़ा रहेगा तभी तो आपके इंजन पे चिपकेगा, वो आपके इंजन पे चिपकेगा और वो आपके इंजन को स्मूथ बनाएगा। तो विस्कोसिटी जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रियल लाइफ में भी आपने इसको हनी और पानी के इससे इजीली देख के रखा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक ऐसा कांस्टेंट है जो आपको जानकारी देता है
कि पानी या किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन कितना है, तो वो उस गाढ़ेपन की जो जानकारी है वो इस वाले चीज में छुपी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि सर विस्कोसिटी का क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या लेना देना है? लेना देना है। मैंने अभी भी आपको बोला कि अगर किसी बंदे की विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो फ्लो अच्छी तरह से नहीं कर सकता, और अगर किसी की विस्कोसिटी कम है तो वो फ्लो बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। तो विस्कोसिटी और फ्लो करने का लेना देना है, तो विस्कोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का भी लेना देना है। हाँ या ना? ठीक है। तीसरी चीज जो आपको समझनी है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। यही तो सबसे खतरनाक चीज है जिसके लिए हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं। रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको देख के ही आप बता सकते हो कि आपका लिक्विड कैसा फ्लो करेगा। और वो रेनॉल्ड्स नंबर हम यहां से निकाल भी सकते हैं। आर एन बराबर कैसे आएगा? वीसी रो डी बाय ईटा। ये आ गया आपके रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। सपोज करो कि एक पानी फ्लो कर रहा है, आपने उस पानी में रेनॉल्ड्स नंबर निकालने की कोशिश की। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? वीसी रो डी अपॉन ईटा। यानी कि आपको पता है कि उस पानी की क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, आपको पता है उस पानी की डेंसिटी कितनी है, आपको पता है उस ट्यूब का डायामीटर कितना है, और आपको यह भी पता है कि उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है। आपको सब पता है। आपने उन सब चीजों को पुटअप किया और आपने रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाली। अभी विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करना बाकी है। अभी तक से विस्कोसिटी के बारे में पूरा डिस्कशन नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा डिस्कशन हुआ है एक आइडिया दिलाने के लिए आप लोगों को। बस उतना ही डिस्कशन हमारा अभी हुआ है। अभी डिटेल में हम विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल रेनॉल्ड्स नंबर को समझ लेते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर में आपसे ये कह रहा था कि सपोज करो आपको पता है कि किसी की क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, क्या है, सब आपने पुटअप करके एक नंबर निकाला। ये एक नंबर आएगा, ठीक है। इस नंबर को देख के आप गेस कर सकते हैं कि आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। आई विल रिपीट बाय द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, the value of Reynolds number can tell us about the fluid motion। कैसे? पहला पॉइंट, अगर आपका रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू लेस देन 1000 आया, इसका मतलब है कि आपका पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर आया 2000 से, इसका मतलब वो टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है। पर अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से ज्यादा आया पर 2000 से कम आया, इसका मतलब इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट फ्लो फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब ना तो अभी पूरी तरह से टर्बुलेंट बना है और ना ही स्ट्रीमलाइन बचा है, मतलब वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में है।
इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो लोग जो होते हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ डील करते हैं, वो रेनॉल्ड्स नंबर की बेसिस पे बात करते हैं। अगर हम कहीं पे देख रहे हैं तो हम, अगर किसी ने बोल दिया यार द रेनॉल्ड नंबर ऑफ दिस लिक्विड इज 600, इसका मतलब हमको पता है कि भाई पानी बहुत शांत फ्लो कर रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर अगर सामने वाली पार्टी ने बोला नहीं नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ दिस लिक्विड इज 2050, इसका मतलब भाई टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है, पानी में बहुत ज्यादा स्पीड है और हमें पानी में उतरना नहीं चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, एंड दिस इज व्हाई रेनॉल्ड्स नंबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बताता है आपको रेनॉल्ड्स नंबर? वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर कैन टेल यू अबाउट द फ्लूइड मोशन। बोलिए, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में हमने क्या बातचीत की? डन? पक्का? एवरीबडी इज ओके? 1000 से कम स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज्यादा टर्बुलेंट, 1000 और 2000 के बीच में, इसका मतलब वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। बढ़िया। पर सर अभी इसमें हमने विस्कोसिटी का इस्तेमाल किया, थोड़ा विस्कोसिटी इन डिटेल होना चाहिए। विस्कोसिटी इन डिटेल, जब तक विस्कोसिटी इन डिटेल नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। क्या होता है, जरा ध्यान से बात को समझते हैं। विस्कोसिटी समझने के पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए ये इमेजिनेशन। आपका इमेजिनेशन कैसा होना चाहिए? फ्लूइड्स हैव लेयर्स। जब तक आप ये इमेजिनेशन नहीं करोगे आपको विस्कोसिटी समझ में नहीं आएगी। आपको पानी को पतली पतली लेयर के जैसे इमेजिन करना। अब वो पतली पतली लेयर आप पता नहीं कैसे इमेजिन करोगे, मुझे पता नहीं। अगर आपने ये देखा है, चीज के स्लाइसेस देखे हैं, उसके स्लाइस के जितना पतला पतला जो स्लाइस होता है, या ब्रेड के स्लाइसेस देखे होंगे आपने, ये ब्रेड देखा है उसके अंदर स्लाइसेस होते हैं, पानी के ऐसी ही लेयर्स होती हैं, ऐसी ही पानी की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जब तक आप ऐसा इमेजिनेशन नहीं करेंगे आपको विस्कोसिटी समझ में नहीं आएगा। तो सपोज करो आपने इमेजिनेशन कर लिया कि पानी के साथ बहुत सारी लेयर्स। अब क्या होता है पता है क्या? पानी की जो टॉप मोस्ट लेयर है और पानी की जो उसके ऊपर की लेयर्स है, ठीक है, उनकी वेलोसिटीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो पानी की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, पर अगर आप बॉटम पे जाओगे तो लगभग आपको पानी रेस्ट पे मिलेगा। अब ये चीज अगर आपको महसूस करनी है तो आप जा सकते हो समुद्र के तल में। ठीक है, समुद्र के तल में मोस्टली आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी एकदम रुका हुआ है, इतनी ज्यादा स्पीड होती ही नहीं है पानी की। क्यों नहीं होती पानी की स्पीड समुद्र तल में इतनी ज्यादा? होता यह है कि पानी का जो ऊपर का लेयर है जब वो फ्लो करता है, अब पानी का ऊपर का लेयर क्यों फ्लो करेगा? पानी का ऊपर का लेयर हो सकता है एयर की वजह से फ्लो कर रहा हो सकता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फ्लो कर रहा हो। आपको पता है कि पानी को ग्रेविटेशनल पुल खींचता है, मून खींचता है, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। जब पानी का ऊपर का लेयर जब फ्लो करने की कोशिश करता है तो पानी के नीचे का लेयर, टॉप लेयर को बॉटम लेयर अपोज करता है, फिर उसके नीचे का लेयर सेकेंड लेयर को अपोज करता है, फिर उसके नीचे का लेयर थर्ड को अपोज करता है। ऐसे क्या होता है कि हर एक लेयर के बीच में, हर एक लेयर के बीच में आपको एक फ्लूइड फ्रिक्शन मिलेगा। इसलिए मैंने बोला जब तक आप इमेजिनेशन में फ्लूइड्स हैव लेयर नहीं रखेंगे तब तक ये बातें आपके गले के नीचे उतरेंगी नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एक हाथ लीजिए, उसको दूसरे हाथ के ऊपर रब कीजिए, तो आपका एक हाथ एक लेयर है,
दूसरा हाथ दूसरा लेयर है, अगर आप उस पर रब कर रहे हो तो आपको फ्रिक्शन महसूस हो रहा है, आप समझ पा रहे हो कि हाँ यहां पे घर्षण पैदा हो रहा है, हीट पैदा हो रही है, यहां पे फ्रिक्शन है। पर वही चीज अगर मैं पानी में बोलूं तो लोग मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो पानी को लेयर्स नहीं मानते। पहले लेयर मान लो, फिर आगे की कहानी इजी चलते जा रही है। आप देख सकते हैं पानी के ऊपर की लेयर को नीचे का लेयर अपोज करता है, उसके नीचे का लेयर अपोज करता है, फिर ऐसे करते 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 जो आखिरी लेयर बचता है उसको इतना ऑपोजिशन झेलना पड़ता है कि वो तो रेस्ट पे पहुंच जाता है। यहां से ये जो फ्रिक्शन है ना फ्लूइड्स के बीच में, ये आपको विस्कोसिटी देता है। बहुत सारे बच्चों का सोचना ये होता है कि डेंसिटी और विस्कोसिटी एक ही चीज है। डेंसिटी और विस्कोसिटी जो है वो एक ही चीज है। हाँ संगम, रियल में पानी में लेयर्स होते हैं, मैं क्या थोड़ी आपको इमेजिनेशन करने के लिए बोला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं होता है, रियल में पानी में लेयर्स होते हैं। रियल में पानी में लेयर्स होते हैं, इमेजिनेशन करने बोला मतलब ये थोड़ी है कि ऐसी रियल में होते हैं लेयर्स। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि बहुत सारे बच्चे लोग को ऐसा लगता है कि डेंसिटी और विस्कोसिटी एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है, डेंसिटी और विस्कोसिटी एक चीज नहीं है। प्लीज दोनों के फर्क को अच्छी तरह से समझें। जब आप विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, जब आप विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, तो प्लीज दो चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखें, तब आपको विस्कोसिटी ध्यान से समझ में आएगी। एक तो विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन तो होता ही है, प्लस चिप चिपापन भी होता है। चिप चिपापन, वाह क्या स्पेलिंग लिखी मैंने, चिप चिपापन। ये दोनों चीज मिला के विस्कोसिटी के बारे में हम बात करते हैं। गाढ़ापन प्लस स्टिकीनेस। प्लीज अंडरस्टैंड, विस्कोसिटी इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग हनी। विस्कोसिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ थिक होगा, गाढ़ापन यानी कि थिक तो होगा ही, पर चिपचिपा भी होगा, यानी कि स्टिकी भी होगा। ये दोनों चीजें, मैंने अभी आपको इंजन ऑयल का एग्जांपल दिया था, तो इंजन ऑयल में अगर आप चेक करोगे तो मैकेनिक ना ऑयल को जब चेक करता है ना, वो उसका चिपचिपापन भी चेक करता है, गाढ़ापन प्लस चिपचिपापन दोनों चेक करता है। वो अपनी उंगली को ऐसे ना, उंगली दोनों उंगली को ऐसे दूर दूर करके चेक करेगा कि ऑयल उसके हाथ पे चिपक रहा है क्या। अगर ऑयल ऑयल आराम से नीचे गिर जाए तो इसका तो ऑयल चेंज करने लायक हो गया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये चीज दोनों में इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी इज इंपॉर्टेंट इन गाढ़ापन ऑल्सो एंड चिपचिपापन ऑल्सो। देखो देखो देखो, अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये सारी लेयर्स हैं और ऊपर का लेयर मोशन में है, तो नीचे का लेयर ऊपर की लेयर को अपोज करेगा कि नहीं करेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन, और कितने लोग को समझ में आ गया कि बॉटम वाली लेयर तो रेस्ट पे आ जाएगी? अंडरस्टूड है सब लोग को ये बात? ये कार्यक्रम सिर्फ डीप सी में नहीं होगा, आप नदी में चले जाओ, नदी में भी आपको बॉटम का पानी, खाली गहराई होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। पूजा समझ रहा है कि समझाओ? आपको समझ में आ रहा है लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन? क्लियर है ना, पक्का? और ये भी क्लियर है, विस्कोसिटी सिर्फ गाढ़ापन नहीं है, गाढ़ापन प्लस चिपचिपापन भी है, मतलब सर स्टेडी फ्लो हो रहा है। आदित्य, यू कैन कॉल इट एज अ स्टेडी फ्लो, यू कैन कॉल इट एज अ लैमिनार फ्लो। आप बोल सकते हो कि समुद्र तल में पानी लैमिनार हो जाता है, क्योंकि वो इतना स्लो फ्लो करता है कि लैमिनार या स्टेडी या स्ट्रीमलाइन आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब थोड़ी टेक्निकल बातें करते हैं। टेक्निकल बातों में क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि जो टॉप मोस्ट लेयर है आपकी, उसकी वेलोसिटी v प्लस dv है। यस, ऑब्वियस सी बात है, पानी जब रेस्ट पे होगा तो लैमिनर फ्लो कैसे होगा, फ्लो ही नहीं करेगा तो काय का लैमिनर।
जो बॉटम लेयर है उसकी वेलोसिटी v, उसके बॉटम में जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v माइनस dv। और समझो ये आपका समुद्र का तल है, ठीक है। दिस इज योर समुद्र का तल। तल यानी कि ये वो लेयर है जिसको आप स्टेशनरी लेयर मान सकते हो, स्टेशनरी लेयर। मैंने बोला ना, पानी जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, ऐसा समझ के चलो कि रुकी हुई है, इतनी स्लो फ्लो करती है कि लगभग उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ऐसा मान के चलो कि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बॉटम लेयर से x प्लस dx की हाइट पे है, जो उसकी नीचे की लेयर है वो x हाइट पे है, जो उसके नीचे लेयर है वो x माइनस dx हाइट पे है। आप जरा नोटिस करेंगे तो मैंने किस तरह से खेला है। अगर टॉप मोस्ट लेयर v प्लस dv नाम की वेलोसिटी से फ्लो कर रही है तो उसके नीचे वाली वेलोसिटी सिर्फ v से फ्लो कर रही है, कम हो गई वेलोसिटी। उसकी अगली v माइनस डीवी और कम हो गई। ऐसे नीचे नीचे आते आते वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी और आपका जो बॉटम मोस्ट लेयर है लगभग स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी बोलते ही आधे लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि अरे स्टेशनरी मतलब पानी नीचे गंदा हो जाएगा, मतलब इतना भी नहीं, मतलब स्टेशनरी मतलब लगभग स्टेशनरी, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा उसमें स्पीड, पर इतना कम होगा कि आपको वो पता नहीं चलने वाला, ठीक है। चलिए, अब विस्कोसिटी का थोड़ा एक डेफिनेशन आपके सामने पेश कर दिया जाए। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की बाय विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन different layers of a fluid experience a dragging force. This force is called as viscous drag. इसलिए मैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन नहीं लिखता, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख देता हूं तो बच्चे लोग उस डेफिनेशन को इतना सीरियसली ले लेते हैं और डीमोरलाइज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई अपने औकात के बाहर टॉपिक है, इसलिए मैं डेफिनेशन बाद में लिखता हूं। अब तुम्हें जब विस्कोसिटी क्या है पता है तो अब ये डेफिनेशन समझने में ज्यादा आसानी होगी। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर। व्हाई ही इज कॉलिंग अबाउट रिलेटिव मोशन। अगर कभी भी आप बात करते हो रिलेटिव मोशन के, मतलब कंपेयर करते हो, क्या कंपेयर कर रहे हो? ऊपर वाली लेयर ज्यादा तेजी से भाग रही है, उसके नीचे वाली लेयर कम तेजी से भाग रही है, उसके नीचे वाली और कम तेजी से भागी। मतलब आप देख रहे हो कि लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए आप बोल रहे हो रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। विस्कोसिटी is that property of fluid by which relative motion between different layers of a fluid। इतना सबको समझ में आया होगा।
इज इट क्लियर? बस आगे की 4 लाइन समझनी है, बस 4 वर्ड समझने, काम खत्म हो जाएगा. एक्सपीरियंसेस अ ड्रैगिंग फोर्स. व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ ड्रैगिंग फोर्स. मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना. पानी जो है ना, वाटर, वो कभी खुद से फ्लो नहीं होता. पानी कभी भी खुद से फ्लो नहीं होता. हवा, ग्रेविटेशनल पुल, ये सब चीजें पानी को फ्लो करवाती है. और स्पेशली पानी का टॉप लेयर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इससे. हवा किसको लगती है? टॉप लेयर को लगती है. ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा कौन झेलता है? टॉप लेयर झेलता है. पर इसके नीचे की जो लेयर्स हैं, क्या वो लेयर इतनी इफेक्टेड है बाय एयर एंड ग्रेविटेशनल पुल? नहीं. पर होता क्या है, जब टॉप लेयर मूव करता है तो ऐसा हो जाता है जैसे ये सब लोग ड्रैग किए जा रहे हैं. ड्रैग, ड्रैग मतलब जबरदस्ती आप उन लोग को खींच के आगे लेके जा रहे हो. इसलिए यहां पे क्या लिखा गया? एक्सपीरियंस इज अ कैसा फोर्स? ड्रैगिंग फोर्स. व्हाई यू आर यूजिंग अ वर्ड ड्रैगिंग? ड्रैग करना मतलब समझते हो, किसी को खींच के लेके जाना जबरदस्ती. पानी के टॉप लेयर के ऊपर तो हवा लग रही है, वो तो अपने आप जा रहा है. पर उसके नीचे वाला लेयर बोलेगा मैं क्यों जाऊं, उसके नीचे वाला लेयर बोलेगा मैं क्यों जाऊं. तो ऐसा हो रहा है जैसे नीचे 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 आते आते जितनी भी लेयर्स हैं सबको ड्रैग करके आगे लेके जाया जा रहा है. इसलिए बोला जा रहा है अ ड्रैगिंग फोर्स. एक्सपीरियंस इज अ ड्रैगिंग फोर्स. और उस ड्रैगिंग फोर्स का नाम है विस्कस ड्रैग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसा क्या महसूस कर पा रहे हो? नीचे वाली लेयर्स को ड्रैग करने का मतलब इमेजिन हो रहा है आप लोगों को? नीचे वाली लेयर को ड्रैग करके खींच के लेके जाना. ऊपर वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर बोल रहा है मेरे को तो हवा लेके जा रही है. नीचे वाली बोल रहा है हम क्यों आए तेरे साथ? पर वो बोलेगा तू तो मेरे साथ एक लेयर है, चल मेरे साथ. तो ऐसा हो रहा है ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर्स को ड्रैग करके आगे लेके जा रही है. दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग इट एज अ ड्रैगिंग फोर्स. दैट इज कॉल्ड एज अ विस्कस ड्रैग. रिप्लाई आना चाहिए सब लोग का. कम ऑन. क्लियर? डन. एक बेटर एक्सप्लेनेशन और एक, इसके लिए आपको और मुझे वाटर मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा. ठीक है? बेटर एक्सप्लेनेशन. तो आप सोचोगे सर अभी तक से क्या दिया था? एक्सप्लेनेशन ही था. समझो ये टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं पानी के. ये उसके नीचे लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है? ये उसके नीचे लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं. ऐसे हर एक लेयर का अपना अपना मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बनते जाएगा. है ना? अगर आप नोटिस करेंगे तो समझो हम इस वाले मॉलिक्यूल में इंटरेस्टेड है. ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा होगा, इसको खींच रहा होगा, इसको खींच रहा होगा, इसको खींच रहा होगा. हो सकता है वो इसको भी खींच रहा हो, इसको भी खींच रहा हो. और ये सबको बोल रहा हो अरे तुमको पता नहीं है क्या, हम लोग को स्फीयर बना के रहना है. सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी भूल गए क्या तुम लोग? ऐसी थोड़ी जिंदगी में रह सकते हो, मिनिमम सरफेस एरिया बनाओ. मतलब एक मॉलिक्यूल हर दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोहेसिव फोर्स लगाने की कोशिश करेगा. सब लोग को पता है ये बात. उसी दौरान क्या हो जाता है पता है? ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर एयर लग जाती है, हवा का फ्लो लग जाता है, एयर. और ऊपर के लेयर के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं भाई हम तो चले, हमको हवा ने धक्का मारा, हम तो चले. तो ये ऊपर की लेयर बोलती है सर हम तो चले भाई आगे. ये मॉलिक्यूल बोलेगा अबे ऐसे कैसे जाएगा बे, मैं कोहेसिव फोर्स लगा रहा हूं ना तेरे पे. सोच विचार करो, सोच विचार करो कि यहां पे नीचे वाली लेयर आगे बढ़ने से इनकार क्यों कर रही है, उसके नीचे वाली लेयर आगे बढ़ने से इनकार क्यों कर रही है. विस्कस ड्रैग का पैदा होना क्यों हो रहा है? क्या सारी की सारी लेयर्स चुपचाप आगे नहीं बढ़ सकती? अगर ऊपर वाली लेयर को हमने धक्का मारा है
तो सारी की सारी लेयर आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? अब यही चीज अगर एक स्टूडेंट ने मुझे एक सवाल पूछा था, उसको मैंने इसी तरह का जवाब दिया था, ये सॉलिड है बराबर, यहां धक्का मारो, ऐसा थोड़ी होगा सॉलिड का खाली ऊपर का भाग आगे जाएगा और नीचे का भाग वही रह जाएगा। अगर आपने इस सॉलिड में धक्का मारा, पूरा का पूरा सॉलिड आगे भागेगा ना। बात में दम है कि नहीं दम? क्या सॉलिड में लेयर्स नहीं होते? सॉलिड में भी लेयर्स होते हैं, पर सॉलिड के लेयर्स एक दूसरे को इतने तगड़े तरीके से पकड़ के रखे हैं कि अगर आपने एक जगह पे भी फोर्स लगाया ना, तो पूरा का पूरा सॉलिड एक साथ आगे बढ़ जाता है। पर भाई ऐसा पानी के साथ नहीं है। अगर ऐसा पानी के साथ होता तो तुम्हें पानी ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह में फ्लो करते हुए मिलता। पानी के साथ ऐसा किस्सा नहीं है। पहली बात तो पानी के कोहेसिव फोर्स इतने स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात, ऊपर वाले लेयर अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उनको हवा खींच रहा है, उनको ग्रेविटेशनल पुल खींच रहा है। नीचे वाले लेयर बोलते हैं अबे कोहेसिव फोर्स का कुछ तो ख्याल रखो। ऊपर वाला बोलता है यार इतनी तेज हवा चल रही है, हम थोड़ी तुम्हारे कोहेसिव फोर्स की जिम्मेदारी लेंगे। उसके नीचे वाला लेयर बोलता है अरे तुम तो कुछ शर्म करो। कोई शर्म नहीं कर रहा। ऊपर वाला बंदा अपने आप फ्लो कर रहा है, नीचे वाला बंदा उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ऊपर वाले बंदे की जितनी वेलोसिटी होगी, नीचे वाले बंदे की उतनी वेलोसिटी नहीं होगी, और उससे भी नीचे वाले बंदे की वेलोसिटी और कम होगी, क्योंकि एवरी लेयर इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट कोहेसिव फोर्स। और नीचे आते आते तो सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए ये ड्रैग क्रिएट होता है, क्योंकि नीचे वाली लेयर तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती। अगर नीचे वाली लेयर तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती तो ऑब्वियस सी बात, एक ड्रैगिंग फोर्स ही क्रिएट होगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। जो आपको परवड़ता है आप वो खुद को समझाओ। मेरा काम हर एक चीज बताना है। आपको जो परवड़ रहा है वो लिखो, पर डिटेल नॉलेज दिमाग में रखो कि कोई ये भी सवाल पूछ सकता है कि सर ड्रैगिंग फोर्स आ क्यों रही है? ये लो, इसलिए आ रही है ड्रैगिंग फोर्स। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? पक्का? क्या अब पूरी ऊपर की विस्कोसिटी का चीज आपके दिमाग में बैठ रहा है? एक एक चीज बैठ रहा है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं एक साथ समझाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आराम आराम से लेके जाता हूं मैं तुम लोग को। सबसे पहले मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बिठाया कि भाई लेयर्स होते हैं। फिर मैंने तुम्हारे दिमाग में ये समझाया कि ऊपर की लेयर ज्यादा फास्ट जाती है, नीचे आते आते वेलोसिटी कमजोर पड़ जाती है। विस्कोसिटी सिर्फ गाढ़ापन नहीं, चिपचिपापन भी होता है। फिर एक डायग्राम के बेसिस पे समझाया कि कैसे ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा, नीचे कम 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 कम, हाइट के हिसाब से समझाया। फिर तुम्हें मैंने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाया विस्कोसिटी के डेफिनेशन के साथ। पर डेफिनेशन अगर मैं पहले लिखता तो बच्चा बोलता अरे किधर का ड्रैगिंग फोर्स, अरे कहाँ का विस्कस ड्रैग। अभी तो विस्कोसिटी नहीं समझा था, विस्कस ड्रैग भी लेके आ गया। पर अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में मैंने आपको समझाया कि क्यों ये विस्कस ड्रैग क्रिएट हो रहा है। बिकॉज कोहेसिव फोर्स नाम की भी तो कोई चीज होती है। कैन आई मूव फॉरवर्ड? एक खाली लास्ट पॉइंट बाकी है, फिर हम लोग बाय बाय बोलेंगे। एक लास्ट पॉइंट बाकी है बस, फिर बाय बाय बोलने वाले हम लोग। फटाफट बोलिए हाँ या ना। बहुत ही बढ़िया। लास्ट जो टॉपिक है उसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, डेफिनेशन में लिख देता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with distance, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है dv बाय dx। एग्जाम्पल, कभी एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
बराबर, ऐसे लिखते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हो। जब कोई चीजें टाइम के हिसाब से बदलती हैं तो रेट ऑफ वर्ड का इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ वर्ड का इस्तेमाल होता है। पर अगर किसी बंदे के आगे ग्रेडियंट वर्ड लग जाए, क्या वर्ड लग जाए? ग्रेडियंट। ये देखो, इसका मतलब वो चीज डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करती है। वेलोसिटी का बदलाव डिस्टेंस के हिसाब से कितना है, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जरा आप पिछले वाला डायग्राम देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी कम हो रही है, दिख रहा है? हम ऐसा बोल सकते हैं ना, टॉप मोस्ट लेयर का डिस्टेंस ज्यादा, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। उसके नीचे वाली लेयर का डिस्टेंस कम, उसकी वेलोसिटी भी कम। उसके नीचे वाले लेयर का डिस्टेंस और कम, उसकी वेलोसिटी और कम। मतलब क्या आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रही है, और उस क्वांटिटी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। डीवी बाय डीएक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। डन। वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम की चीज समझ में आई? पक्का? ठीक है, बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। शीट्स आएंगी, अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है? चलो बाय।